बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर कि सीएम की समीक्षा बैठक से एक जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में सप्लाई चेन से जुड़े हर व्यक्ति की होगी कोरोना टेस्टिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। कम्युनिटी किचन व्यवस्था से जुड़े लोगों का भी स्वास्थ्य जांच आवश्यक। मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए जिले के गठित हो डेडिकेटेड टीम। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर जिले में बनाई जाएगी डेडिकेटेड टीम और जिले स्तर पर सभी कार्य योजना के लिए तय हो अलग अधिकारी। सीएम की तरफ से कहा गया प्रत्येक कार्य योजना के लिए जिम्मेदार अधिकारी होगा जवाबदेह। संक्रमण फैलने की आशंका वाले सभी उद्योगों की रद्द करें अनुमति और एमएसएमई से जुड़े उद्योगों के संचालन को ही दें प्राथमिकता। तो आपको बता रहे कि ये जो छूट दी गई थी उन सबको लेकर भी समीक्षा है। समीक्षा बैठक की गई थी और उसमें उन्होंने कहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के टेस्ट होने हैं और उन सभी के टेस्ट की अनिवार्यता को रखा जाए। एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाए जो कि इस पूरी बात पर ध्यान रखेगी। लॉकडाउन में हर व्यक्ति तक पहुंच जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों की बन रही है उस प्रणाली से जुड़े हुए लोगों के टेस्ट किए जाएं और वो टेस्ट आवश्यक होंगे। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए जिलों में गठित हो डेडिकेटेड टीम और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर जिले में ये डेडिकेटेड टीम बनाई जाए। जिले स्तर पर सभी कार्य योजना के लिए तय हों अलग अधिकारी। प्रत्येक कार्य योजना के लिए जिम्मेदार अधिकारी ही होगा जवाबदेह। फिलहाल संक्रमण फैलने की आशंका वाले सभी उद्योगों की रद्द करें अनुमति। एमएसएमई से जुड़े उद्योगों के संचालन को ही प्राथमिकता दें। तो एमएसएमई से जुड़े उद्योगों के संचालन को ही प्राथमिकता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिए हैं और ये समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद जो जानकारी आ रही है उसमें आपको खासतौर से ये बता दें कि ये खास जानकारी है कि सभी का टेस्ट होगा और ये आवश्यक होगा। तो कोरोना से देश की लड़ाई लगातार जारी है, साथ में जारी है महामारी को परास्त करने की जहमत। आज हमारे साथ खास बातचीत में कोरोना वॉरियर्स जुड़ेंगे और देंगे आपको घर घर से जुड़े कोरोना के हर सवाल का जवाब। हमारे साथ यशोधरा हॉस्पिटल से दो डॉक्टर्स जोड़ रहे हैं जिनका हम आपको पहले नाम बता देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन खन्ना और डॉक्टर अंकित सिन्हा जोड़ रहे हैं और रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, फिजिशियन हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। और इस दौरान मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोई भी दर्शक अगर सवाल करना चाहता है डायरेक्ट डॉक्टर से तो हमारी फोन लाइंस ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं और आपका सवाल हम डॉक्टर से सीधे पूछेंगे, आपको सीधे जवाब मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अंकित और डॉक्टर अर्जुन। डॉक्टर अर्जुन और डॉक्टर अंकित, आप दोनों से मैं शुरुआत में बहुत से बेसिक सा सवाल जानना चाहूंगा क्योंकि हालांकि बहुत समय हो गया कोरोना का आए हुए, बहुत से लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं इनको लेकर, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम शुरुआत वहीं से करेंगे। डॉक्टर अर्जुन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लोगों को अभी भी कुछ चीजों को लेकर ये कंफ्यूजन हैं, जैसे कि कोरोना फैलेगा लेकिन जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे फैलेगा, ये बात क्लियर है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है लेकिन मास्क और ग्लव्स अगर आप पहन लेते हैं तो काफी हद तक आप उसको कम कर देते हैं। इन बेसिक्स को थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, कोरोना एक नया वायरस है, इसकी बायोलॉजी अभी हम सब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये चीज डेफिनेटली है कि कोरोना स्प्रेड से फैलता है, कांटेक्ट से। फोमाइट का मतलब होता है अगर जैसे किसी ने बात करी, खांसा, थूका, तो इसका जो हमारी जो म्यूकस निकलती है, जो बलगम निकलती है, ऐसी थूक निकलती है जो हमें दिखती नहीं है, ये मुंह से निकलती है नॉर्मली बात करते टाइम और ये हर सरफेस पे जाके गिरेगी। जब आप उसको हाथ लगाएंगे उस सरफेस को और वापस उस सरफेस से अपने हाथ जो आपका लगा हुआ है, जो अब दूषित हो गया, अगर आप अपने मुंह पे, लिप्स पे, आंख पे, नाक पे कहीं पे भी उसको टच करेंगे तो इन्फेक्शन आपके अंदर जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि पेशेंट आपके सामने है जो कि कोरोना से ग्रसित है, उसने सीधा आपके मुंह पे छींका जोर से या खांसी करी तो म्यूकस पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली आपके मुंह के अंदर, आपके फेस पे, आपकी नाक के अंदर जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचने का सिर्फ जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इलाज, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और बहुत जरूरी है इस टाइम पे, जैसे इवेंचुअली लॉकडाउन खुलेगा, आप सारा टाइम तो आप घर में सबको बंद नहीं कर सकते, लॉकडाउन कभी ना कभी तो खुलना ही पड़ेगा। तो लॉकडाउन से बाहर निकलने का जो एकमात्र तरीका है वो यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क सारा टाइम लगा कर रखें और बाहर जहां भी जाते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लें, ग्लव्स पहने, अननेसेसरी किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं, दरवाजों को, डोर्स को, नॉब्स को, सरफेसेस को जितना हो सके किसी भी सरफेस को ना छुएं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम बहुत जरूरी है, वरना कब तक अंदर बैठे रहेंगे इसका कोई आंसर नहीं है।
डॉक्टर अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, सरफेस का जिक्र किया डॉक्टर अर्जुन ने। सरफेस को लेकर भी, जैसे ग्लव्स अगर मैं पहना हुआ हूं और बाहर से अगर मैं आ रहा हूं और मेरे सर अगर हाथ पर जरूर अगर ड्रॉपलेट्स आए हैं और ड्रॉपलेट्स अगर मेरे ग्लव्स पे भी हैं और दूसरे दिन मैं फिर उनको यूज करता हूं, तो वो कोरोना का जो वायरस है वो उस पर होगा क्या? वो कितने टाइम तक उस सरफेस पर रहेगा? इसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस या फिर कुछ डेटा है अपने पास? बिल्कुल, देखिए, जो ये वायरस है वो हर सरफेस पे कुछ अलग अलग समय तक के लिए जिंदा रह सकता है। जी। तो जो ये ग्लव्स जो आपने जो बात की है, हम जो ग्लव्स पहन रहे हैं, अगर हम कहीं भी बाहर से आ रहे हैं तो उसका हम उसी समय उसको डस्टबिन में डाल दें, उसे दोबारा उपयोग में ना करें। वो वन टाइम यूज के लिए होना चाहिए। अगर आप बाहर से आए हैं, घर पे जब पहुंच रहे हैं, तो घर के बाहर ही क्लोज डस्टबिन में से डाल दें आप। इवन जो अगर आपके पास नॉर्मल मास्क अगर आपने जो ले रखा है, सर्जिकल 3 लेयर मास्क रखा हुआ है, तो भी अगर वो स्वाइड लगता है तो उसको भी आप बाहर में डस्टबिन में ही रख दें। और ठीक है डॉक्टर अंकित, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं, अजय पाल इनका नाम है। अजय पाल, स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मैं हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अजय पाल दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कागज के नोट है, इन पे जो कोरोना वायरस कितने समय तक रुकता है? आपका सवाल क्लियर नहीं है, एक बार फिर से दोहराइए। जो नोट है, पैसे नोट जो है कागज के, इन पे कोरोना वायरस कितने समय तक रुकता है? डॉक्टर अंकित, सवाल इनका ये है कि कितने समय में कोरोना वायरस रुकता है? जवाब नहीं, ये किसी पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर भी पूछ रहे हैं कि अगर हम एक नोट है उस पे अगर आया हुआ है तो ऑब्वियसली जो है इस पे देखा गया है, कोई भी कागज जो सरफेस पे है वो 24 to 48 आवर्स तक की लाइफ जो देखी गई है उस पे होती है। करेंसी नोट्स पे भी वो सेम मान के चलते हैं। तो इसीलिए आजकल के टाइम पे भी ये आरबीआई की तरफ से भी आप अगर देख रहे होंगे आ रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम डिजिटल पेमेंट का यूज करें, कार्ड पेमेंट्स का यूज करें, उतना बेहतर है। बाहर से भी आप जो भी कोई बाहरी चीजें ले रहे हैं, चाहे आपकी वो नोट्स हो या कोई भी करेंसी हुआ है, उसका भी उसी तरह से ख्याल रखें कि ये संक्रमित हो सकता है और हमें जितना कम से कम इसका उपयोग करें उतना बेहतर होगा। ये सरफेसेस का हम जिक्र कर रहे थे, अब जिस बात का आपने एक नोट का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा ग्लव्स का हमने जिक्र किया, इसके अलावा जैसे डोर्स हैं, मेटल है, हर इस सरफेस का एक अलग टाइम पीरियड है क्या? जैसे अगर आपने नोट का जिक्र किया कि 24 to 48 आवर्स तक रहता है, तो ये अलग अलग सरफेस को अलग अलग तरीके से ड्यूरेशन रहेगी इसकी क्या? बिल्कुल, जैसे स्टील पे जो होती है, प्लास्टिक्स पे हो गए, वो आपको 3 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। स्टील पर भी वो लगभग 24 से 48 घंटे जिंदा रह सकता है। कार्डबोर्ड्स पे वो 24 घंटे जिंदा रह सकता है। तो हर एक सरफेस पे अगर वो पड़ा हुआ है ऐसे, तो उसकी लाइफ जो स्पैन है वो काफी डिफरेंट है उसकी। जी ठीक है। डॉक्टर अर्जुन हमारे साथ हैं। डॉक्टर अर्जुन, अगर देखें, ये सरफेस का जिक्र किया, नोट का जिक्र किया लोगों ने, और इसके अलावा तमाम दूसरे कंफ्यूजन्स लोगों के बीच में हैं। अभी एक नई चीज भी सामने आई है जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है, प्लाज्मा को लेकर। और उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो केजीएमयू आज 4 लोगों के प्लाज्मा को ट्रांसफर करेगा। प्लाज्मा से किस तरीके से हम कोरोना से जीत सकते हैं? देखिए, प्लाज्मा का मतलब होता है तुषार, आपका जो शरीर के अंदर जो आपका ब्लड है उसका जो सर्कुलेटिंग मटेरियल होता है, जो उसका बेसिक होल्डिंग मटेरियल है, वो प्लाज्मा है। हमारे खून के जितने भी सेल्स हैं वो सब प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने की जो ताकत होती है वो सब प्लाज्मा के अंदर ही होती है। तो अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाए, किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाए, उसकी बॉडी कोरोना वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाएगी, वो एंटीबॉडीज उस पेशेंट की सीरम में, उसके प्लाज्मा में सर्कुलेट करती रहेंगी। तो ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो कोरोना से जीत गए, जिनकी इम्यूनिटी ने कोरोना को हरा दिया, उनकी प्लाज्मा में, उनके खून में ये एंटीबॉडीज बहुत बढ़िया मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती हैं। तो इस प्लाज्मा थेरेपी का बेसिस यही है कि हम प्लाज्मा ले लें ऐसे मरीजों से जिनके अगेंस्ट, जिनके शरीर में ऑलरेडी ऐसे तत्व हैं जो कि कोरोना को मार सकते हैं, और उसको एक ऐसे पेशेंट को दे दिया जाए जो कि इस बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी हालत अच्छी नहीं है, जो बहुत अच्छी अपनी तरफ से इम्यूनिटी नहीं बना पा रहा है इस बीमारी के अगेंस्ट, उसको हम बाहर से ये इम्यूनिटी सप्लाई कर दें। और अभी तक जितने भी इस पे ट्रायल्स आ रहे हैं, जो भी इस पे काम हो रहा है, सब डेटा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया उम्मीद की किरण बनती दिख रही है।
डॉक्टर अंकित, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन है, जैसे कि ब्लड डोनेशन को लेकर अब जाकर लोग जागरूक हुए हैं। ऐसे में परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार की तरफ से आ रही थी और उसमें एक स्वास्थ्य विभाग से ही एक जुड़े हुए थे व्यक्ति, उनका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बहुत से लोग अभी जो मरीज हैं या फिर जो ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा देने से हिचकिचा रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उन लोगों को ये डर है कि प्लाज्मा अगर दे देंगे तो इससे उनको भी नुकसान होगा। इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए कि प्लाज्मा देने से जो डोनर है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात जो ये भ्रांति है जो ब्लड डोनेशन को लेके वो पूरे हिंदुस्तान में काफी ज्यादा फैली हुई है कि लोगों को लगता है कि अगर हम अपना रक्तदान कर रहे हैं तो हमें कमजोरी हो जाएगी, और ऐसे में इनको और डर बढ़ जाता है कि वो कोई भी कोविड पेशेंट है जो ठीक होके गया है कि अभी हम जस्ट बीमारी से उठे हैं तो हमें कहीं और कमजोरी ना हो जाए और हमें दोबारा इन्फेक्शन होना हो जाए। तो मैं उनको ये आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अपना रक्तदान कर रहे हैं, इसमें एक तो है कि हम फुल ब्लड नहीं लेते हैं, आपकी प्लाज्मा ले रहे हैं, और आप हफ्ते में कम से कम 2 बार भी आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल, और आप अगर देते हैं तो आपके शरीर में भी कोई एंटीबॉडी, ये चीज मैं आपसे जरूर समझूंगा कि हफ्ते में 2 बार का जो आपने जिक्र किया, क्योंकि ब्लड डोनेट करने में 3 महीने का ड्यूरेशन देखा जाता है। मैं आपके पास लौटूंगा इसी के लिए। दुर्गा शर्मा हमारे साथ बदायूं से कॉलर जुड़ गए हैं। दुर्गा, किससे आपका सवाल है और क्या आपका सवाल है, कीजिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर डायबिटीज और थायराइड हो तो ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर अर्जुन, ये पूछ रही हैं डायबिटीज और थायराइड की अगर प्रॉब्लम हो तो कोरोना से कैसे बचें। देखिए, अपनी जो दवाइयां हैं उनको रेगुलरली लेते रहें, थायराइड की और शुगर की दवा को छोड़े नहीं, अपने शुगर लेवल्स को बढ़िया से कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर आपके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होंगे, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ये शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है, और जहां शरीर की इम्यूनिटी खत्म होगी, कम होगी, वहां कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस हैं, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो इस संक्रमण के सीरियस होने के भी उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अपनी जो दवाइयां आपकी चल रही हैं, अपने डॉक्टर से टेली काउंसलिंग के थ्रू या उनसे फोन के जरिए अपने शुगर लेवल उनसे कम्युनिकेट करते रहिए, उनको बताते रहिए, अपने शुगर्स को खुद नापिए। अगर आपको लगता है आपके शुगर लेवल हाई चल रहे हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगी। ठीक है, सोनीपत से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, किससे आपका सवाल है और क्या आपका सवाल है? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी जी, मेरा न्यूरो से इलाज चल रहा है, तो मेरे को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपका सवाल क्लियर नहीं है, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। मेरी नस ब्लॉक हो गई थी जी, नस ब्लॉक हुई थी, तो जो न्यूरो बोलते हैं आप, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कोरोना चलते? तो ये कोरोना के खतरे को आप पूछ रहे हैं। डॉक्टर अंकित, इनकी नस कोई ब्लॉक हुई थी जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, कोरोना का खतरा ऐसे पेशेंट्स को कितना होगा? देखिए, जैसे कि अगर इनकी उम्र ज्यादा है जी और नसें ब्लॉक हुई हैं तो जो बस बेसिकली आपकी सही इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा पेशेंट जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें आपको जो चांसेस होते हैं, क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी कम होती है, वो होने का खतरा रहता है। अगर वो अपने शरीर की इम्यूनिटी बना के रखे हुए हैं और जो ये नस ब्लॉक हुई, जो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी होंगी वो लेते रहे, साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के जो आपको जो जनरल हमें प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम ले रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम हैंड हाइजीन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हम आपको अपने आप को संक्रमित होने से रोक सकते हैं। तो कोई भी बीमारी, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बीमारी हो, संक्रमित होने का खतरा जो है, जिनकी शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको ज्यादा होता है, और जिनकी एज ज्यादा है उनमें थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन उनसे बचने का जो तरीका है वो केवल आपको जो हर बार हर दिन बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और कफ हाइजीन जो है, अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम इसको अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। अभी जो बात आप कर रहे थे हम उसी पॉइंट पर लौटते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए आपने कहा कि 10 दिन में आप 10 दिन बाद दोबारा से डोनेट कर सकते हैं, वहीं ब्लड डोनेट करने के लिए 3 महीने का आपको इंतजार करना होता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आपने इस बात को कहा, ये किस तरीके से है? देखिए, प्लाज्मा में जैसे डॉक्टर अर्जुन ने भी आपको बताया था कि हम एक तरल पदार्थ होता है जी, वो एक आपके पूरे जो रक्त का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसके अंदर समय एंटीबॉडीज पाई जाती हैं।
तो हम जब भी रक्तदान जो कर रहे होते हैं उसमें हम पूरी जो आपको पूरा ब्लड नहीं ले रहे हैं इस प्लाज्मा के लिए, उसमें हम कुछ पार्ट ही लेते हैं और जो भी बाकी जो मेजर पार्ट आपका उसको आपको रक्त के अंदर ही रहता है। तो इसीलिए जो है आपको रक्तदान जैसे हम 3 महीने के लिए बोलते हैं, इसमें चूंकि आपके शरीर से हम बहुत मामूली सा एक पार्ट ले रहे होते हैं और इससे आपको कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि इस तरह के पेशेंट्स को हम हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अर्जुन, अगर हम देखें, आपने जिक्र किया कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, खासकर वो लोग, जैसे भी एक पेशेंट भी आए थे, उन्होंने कहा कि उनकी नसें ब्लॉकेज रह चुकी है, उनको वो बीमारी रह चुकी है, थायराइड रह चुका है, डायबिटीज़ रह चुका है, इन लोगों के को ज़्यादा खतरा महसूस होता है। किस तरीके से ये देखा जाए कि जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, हार्ट की समस्या रही है, उनको खतरा क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि ये भी जितनी मेरी जानकारी है कि ये लेवल्स में है। फर्स्ट लेवल के कोरोना को देखा जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड और फोर्थ में जब आप पहुंचते तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अपना सवाल पूछिए। किससे आपका सवाल और क्या सवाल है? हेलो धर्मेंद्र, अपना सवाल कीजिए। हाँ, हमारा वो जुकाम वो खांसी हो रहे है। धर्मेंद्र, पहले आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, उसके बाद ही सवाल कीजिए, नहीं तो हम आपका सवाल नहीं समझ पाएंगे। धर्मेंद्र, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को म्यूट करके दोबारा कॉल कीजिए, तभी हम आपकी बात को समझ पाएंगे। डॉक्टर अर्जुन, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, बार बार यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि किसी को अगर कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, किसी भी किस्म की पुरानी बीमारी है, चाहे वो शुगर है, हार्ट की बीमारी है, प्रॉब्लम लंग्स की है, कोई कैंसर का रोगी है, ऐसे लोगों के शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाए, ये सिर्फ कोविड या कोरोना की बात नहीं है, ऐसे लोगों को अगर एक सिंपल फ्लू भी हो जाए तो चांसेस होते हैं कि सिंपल फ्लू भी निमोनिया में तब्दील हो जाएगा या फेफड़े के इन्फेक्शन, फेफड़े के संक्रमण में ट्रांसमिट हो जाएगा या उसमें तब्दील हो जाएगा। कोरोना के साथ भी सेम चीज है। अगर एक यंग हेल्दी अडल्ट है जिसको कोई और बीमारी नहीं है, उसके शरीर की इम्यूनिटी कोरोना से बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर लेगी और हो सकता है कोरोना उसमें एक सिंपल खांसी जुकाम बुखार की तरह आए और 2-3 दिन में टल जाए या कोई सिम्टम आए ही ना बॉडी में। बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़िया तरीके से काम करे, उस वायरस को इतनी जल्दी मार दे कि कुछ वायरस अपना गड़बड़ कर ही ना पाए। लेकिन अगर एक दूसरा पेशेंट है जो 60 साल 50 साल 70 साल के पेशेंट हैं जिनको पहले से कोई ऑलरेडी क्रॉनिक बीमारी है, ऐसे लोगों के शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। तो जब कोरोना ऐसे शरीर के ऊपर अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो वृद्ध लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे में कई बार हमारी बॉडी ठीक से कोरोना से फाइट नहीं कर पाती। इम्यूनिटी का जिक्र आप कर रहे हैं डॉक्टर अंकित, इम्यूनिटी का जिक्र हो रहा है और इम्यूनिटी देखिए, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये हमेशा से इंडिया में आप जब भी मौसम बदलता है लोगों को होती है और इसके लिए घर के नुस्खे भी लोग अपनाते हैं, जैसे तुलसी का काढ़ा बनाकर पीना, काली मिर्च का इस्तेमाल करना इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी और जो मौसम बदलता है तब उसकी हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या वो सारे जो नुस्खे हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब कोरोना से बचा सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीका और इम्यूनिटी, जैसे मैं कहूँ कि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है और मैं आज से ये सब चूज करने लगूं तो तुरंत मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, वैसा नहीं है। ये एक आपको ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि ये सारी जो चीजें हैं, हम जो एक्सरसाइज करना हो गया, बैलेंस डाइट लेना, संतुलित आहार जो होता है वो लेना हो गया, आप जो जिसे हर बार कहा जा रहा है कि आप जो घर में भी अगर बंद हैं तो अपना एक्सरसाइज जरूर करते रहें, जो डाइट हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, और बाकी ये सारी चीजें जो हैं, जो साथ में हम योगा कर रहे हैं, हम कुछ तुलसी खा रहे हैं, ये आप साथ में कर सकते हैं। डेफिनेटली ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि इम्यूनिटी जो है हम अगर 2 दिन या 3 दिन ऐसा काम किया और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो है आप जो ये सारी अपने जीवन, आपकी अपनी जीवन शैली के अंदर में इसे अपने को सम्मिलित करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं ये आप हमेशा करते रहें। ठीक है, ग्वालियर से मैं लौटता हूं डॉक्टर, आपके पास मैं लौटता हूं। ग्वालियर से धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अपना सवाल कीजिए। जुकाम और बगलम की रहती है, खांसी में बगलम ज्यादा रहती है जी। धर्मेंद्र, अपने पहले टीवी सेट की वॉल्यूम को म्यूट कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जुकाम और बगलम रहता है ज्यादा खांसी में। ठीक है, आपको डॉक्टर अंकित, इनका सवाल ये है कि इनको जुकाम और बलगम की शिकायत है, तो क्या इनको कोरोना हो सकता है या इनको कोरोना के लिए टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, कोई भी देखिए जो कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन हैं
और जो ये जो नॉर्मली जो प्रेजेंट करता है वो फ्लू के जैसे ही प्रेजेंट करता है। अगर इनको जुकाम है, बुखार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बुखार भी अगर साथ में लग रहा है और इनको कोई ना कोई बीमारी पहले से है। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हेलो जी डॉक्टर अंकित, सुन रहा हूं मैं आपको। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है तुषार? जी सुन पा रहा हूं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो ये यही है कि जिनको पहले से कोई भी बीमारी है उन लोगों को इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और, ये अभी मौसम भी क्योंकि बदला है और मौसम बदलते पे इंडिया में ज्यादातर देखा जाता है कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले में खराश ये सिम्टम्स आते हैं ज्यादातर लोगों को, क्योंकि इम्यूनिटी को लेकर इंडिया में हमेशा से तमाम सवाल रहे हैं। ऐसे में क्या जिसको भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहा है वो कोरोना को लेकर दहशत में आ जाता है, अभी हाल फिलहाल जो माहौल है उसमें, उनके लिए आप लोगों को आप क्या कहेंगे? कौन सा ऐसा एक सिम्टम सामने आए जब आप ये समझ लें और ये मान लें कि आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, भले ही आपको कोविड हो या ना हो? देखिए, नॉर्मल फ्लू से कोरोना को कोविड को डिस्टिंग्विश करवाना क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस में बहुत मुश्किल है जी। कोई भी ऐसा 100% सिम्टम नहीं है जिससे आप बता सकते हैं कि जी ये इस पेशेंट को कोरोना हो गया। हाँ, ज्यादातर पेशेंट्स को बुखार आ रहा है तेज, खांसी जुकाम हो रहा है, साथ में बहुत तेज शरीर में दर्द हो रही है, मसल पेन्स हो रही है, ऐसा लगता है शरीर बहुत थक गया, उठने का मन नहीं कर रहा। कुछ इंग्लैंड से रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि अगर खांसी जुकाम बुखार के साथ आपको मुंह से कोई टेस्ट ना आ रहा हो, किसी चीज का स्वाद ना आ रहा हो, और अगर आपकी नाक की सूंघने की क्षमता एकदम कम हो जाए, तो हो सकता है कि आपको कोरोना का इंफेक्शन हो। लेकिन इनमें से कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोल सकें 100% कि भाई ये कोरोना इंफेक्शन ही है। हाँ, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अगर अनुसार हम चले, आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार, इस सीजन में किसी को भी अगर खांसी जुकाम बुखार या सिंपल वायरल के लक्षण भी हैं, हम लोग ऐसे सब पेशेंट्स को इस टाइम पे रेकमेंड कर रहे हैं कि अपना कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं। एक चीज और, यहाँ पर गर्म पानी को लेकर कहा गया कि गर्म पानी पीते रहिए, गर्म पानी पीने से आपको कोरोना से बचने में मदद मिलेगी। ये देखिए, कोरोना अगर इन्फेक्शन लगता है तो क्या गर्म पानी पीने से वो चला जाएगा, या गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं लगेगा? इस चीज को थोड़ा समझाइए। नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है। इस तरीके के बहुत सारे रूमर्स बहुत सारी चीजों को लेकर फैलाए गए। इसलिए आपने देखा होगा पहले अल्कोहल को लेकर आया कि अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होगा, फिर गर्म पानी को लेकर ये बात आ गई, गर्म पानी पीते रहो, गर्म पानी से गरारे कर लो, कोरोना नहीं होगा। इसके ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसके ऊपर कोई किताबों में, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बेसिक, जो हमने बात करी थी, घर के जो बेसिक नुस्खे होते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उनको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें, सिर्फ आज से नहीं आगे से उसकी कोशिश आप करते रहिए, वो आपको बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन आपको कोरोना के लिए अलग जो इस वक्त रिसर्चेस चल रही है उनके मुताबिक मानना चाहिए। विकास माने सर से हमारे साथ जुड़ गए। विकास, किससे आपका सवाल है और क्या सवाल है? ये है डॉक्टर साहब से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो छोटे बच्चों की देखरेख कैसे की जाए, छोटे बच्चों की केयरिंग कैसे की जाए इस कोविड को लेकर, ये आपका सवाल है। डॉक्टर अंकित, देखिए अच्छी चीज जी, डॉक्टर अर्जुन जवाब दीजिए। डॉक्टर अंकित का शायद कनेक्शन नहीं जी। डॉक्टर देखिए, छोटे बच्चों में अच्छी चीज देखने में ये आई है कि छोटे बच्चों को कोरोना इन्फेक्शंस बहुत कम हो रहे हैं, और अगर कोरोना इन्फेक्शन हो भी रहे हैं तो जानलेवा कोरोना इन्फेक्शन की मात्रा है ऐसे बच्चों में बहुत कम है। तो ये बहुत रीअश्योरिंग, एक बहुत बढ़िया चीज है। तो जो जनरल प्रिकॉशंस है छोटे के साथ भी वही लेनी है। छोटे बच्चों को इस टाइम बाहर ना निकालें। अच्छी बात यह है कि सरकार ने स्कूल्स वगैरह सब बंद कर दिए, बिल्कुल। तो बच्चों को घर पे ही रखें, और बच्चों को भी अच्छा टाइम है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाने का, बार बार हाथ धोने की उनको सीख दें। अपने बच्चों को समझाएं कि अब आज से सपोज 1 महीने बाद जब स्कूल खुलेंगे तो तब उन लोगों को क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, मास्क कैसे लगा के रखना है, लाइन में कैसे खड़े होना है, बाकी बच्चों से दूरी मेंटेन करनी है। ये सब चीजें बहुत बढ़िया टाइम है अपने बच्चों को सिखाने का। डॉक्टर अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर अंकित से हमारा नेटवर्क टूटा हुआ है, कनेक्शन टूटा हुआ है। डॉक्टर अर्जुन, मैं आप ही से ये सवाल करूंगा, जिस बात को लेकर बहुत सारे भ्रम है, क्योंकि अफवाहों की आपने बात की कि बहुत सी अफवाहें हैं। अफवाह तो ये भी है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो जाता है, और गर्मी को लेकर कहा गया, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है। इसका कोई क्लिनिकल लॉजिक है कि क्या गर्मी बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि 50 से ऊपर टेम्परेचर इंडिया में नहीं जाता कहीं पर भी, तो क्या 50 के अंदर के टेम्परेचर में कोरोना खत्म होगा? देखिए, इस वायरस की बाजी तुषार अभी तक हमें क्लियर नहीं है। अभी तक इस वायरस के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना बाकी वायरस के बारे में जानते हैं। तो इस वायरस के बारे में ये जरूर कह पाएंगे, देखिए बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं जी।
तो नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं, इस तरीके के वायरल इन्फेक्शन अगर आप देखें तो ये ठंडे प्रांतों से, जैसे ये अभी चाइना से उठा, बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्थ पोल के पास से उठते हैं, और जैसे जैसे मौसम गर्म होता है ये वायरस इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इस वायरस को लेके भी यही उम्मीद है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि इंडिया में बहुत तेज धूप होती है खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो उससे वायरस किलिंग पे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास इस तरीके का साइंटिफिक एविडेंस या डेटा नहीं है जिससे कि 100% बोल पाए कि भाई गर्मी के मौसम में ये वायरस डेफिनेटली गर्मी से खत्म हो जाएगा। कुछ उम्मीद है, लेट्स होप कि ये काम करे, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई 100% एविडेंस नहीं है कि ऐसा होगा। डॉक्टर अंकित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंकित, अगर देखा जाए इंडिया के अंदर इम्यूनिटी को लेकर और लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक भी एक लाइफस्टाइल रहता है इंडियंस का, साथ ही साथ एक और भी समस्या रहती है कि अपनी हेल्थ को लेकर कम जागरूक रहते हैं। अब कोरोना के बाद लोग जागरूक होना शुरू हुए हैं, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल या फिर तमाम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल इसको कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ज़्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से बेहतर होता है कि आप हाथ धो लीजिए। क्या इसको लेकर भी है कि सैनिटाइजर्स, क्योंकि मार्केट में लोकल भी बहुत सारे आ रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कोई गाइडलाइंस होनी है? मैं आपसे सवाल लूंगा। समीर अली वैशाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर हैं। समीर, किससे आपका सवाल है और क्या सवाल है, पूछिए। मेरा सर सवाल डॉक्टर अनुज अर्जुन खन्ना जी से है। जी जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, नमस्कार पहले तो आपको, और आपको बहुत बहुत बधाई का आप अच्छा काम कर रहे हैं जी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जैसे नॉर्मल खांसी गले में आ रही है, गले में बहुत खराश हो रही है, तो क्या उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत है या नॉर्मल कोई कफ सिरप से काम चल जाएगा? डॉक्टर अर्जुन, सवाल यह है कि नॉर्मल खांसी इनको हो रही है, तो क्या नॉर्मल खांसी से डरने की जरूरत है? डॉक्टर अर्जुन, लगता है हमारा कनेक्शन टूट गया है। लेकिन हम आपको बता रहे कि नॉर्मल खांसी को लेकर एक और सवाल जब लिया गया था तो उनका ये कहना था कि खांसी आने से ज्यादा आपको ये देखना है कि क्या आपके सूंघने की क्षमता कम हो गई है, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस आपकी थोड़ी मुश्किल से आ रही है। तो अगर ये सिम्टम है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, और अगर नॉर्मल खांसी भी है तब भी आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।